हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमसी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो हमारी लूसेंट सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन की पुस्तक है, तो इसमें जो भारतीय संविधान दिया गया है, तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो उन सभी को हम इस सीरीज़ के माध्यम से कवर करेंगे। और आज की यह जो हमारी वीडियो है, तो इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का जो इतिहास है, यानी 1947 से पहले जब हमारा जो ब्रिटिश शासन यहाँ पर स्थापित था, तो उसके दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर भारत जो संविधान सभा बनती है, संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाया जाता है, तो इस क्रम में हम देखते हैं कि अत्यधिक जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन है, तो उस समय के जो नियम कानून थे, विभिन्न जो चार्टर एक्ट थे, तो उन सभी का जो उन सभी के प्रावधान थे, तो वहाँ से हमारे जो संविधान निर्माता हैं, तो काफ़ी कुछ वहाँ से लिया गया है। उन चीज़ों जो ये एक्ट थे या अधिनियम थे, तो उनसे जुड़ी हुई हैं, कुछ प्रत्यक्षता ली गई हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से उनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इसलिए यहाँ पर भारतीय संविधान का जो इतिहास है, तो वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी को जो भारतीय संविधान का इतिहास है, ब्रिटिश शासन के दौरान कौन कौन से नियम कानून यहाँ पर पारित किए गए और उनमें क्या क्या प्रावधान थे, तो इनके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का इतिहास की बात करें, तो यहाँ पर जो 1757 है, यहाँ पर प्लासी का युद्ध होता है, और 1764 में प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन से पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों की ही एक कंपनी रहती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। तो कंपनी का यहाँ पर शासन स्थापित होता है, यानी जो कब्जा किया जाता है वह देश के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी रहती है उसके द्वारा यहाँ पर भारत पर कब्जा किया जाता है। तो बंगाल पर प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कसा जाता है, और यहाँ पर अपने जो औपनिवेशिक शासन है, तो उसको बढ़ाने के लिए और उसको चलाने के लिए यहाँ पर समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश संसद के द्वारा यहाँ पर अधिनियम या एक्ट पारित किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रावधान है, तो यह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ पर इसका संवैधानिक महत्व है अपना। इसमें सबसे पहले कंपनी के कार्य नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठाया जाता है। तो यानी जो ब्रिटिश शासन है या ब्रिटिश संसद है, तो उसके द्वारा सर्वप्रथम जब वो देखती है कि इन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया है कंपनी ने, तो उसके बाद कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उनके द्वारा कदम उठाया जाता है। और सर्वप्रथम कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य हैं, तो उनको मान्यता प्रदान की जाती है, और साथ ही इस एक्ट के साथ ही केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी जाती है। और इसके साथ ही इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान थे, जिसमें जो बंगाल का गवर्नर था, तो बंगाल का जो गवर्नर है, तो उसे गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। और प्रथम गवर्नर जनरल तो या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। तो बंगाल के जो गवर्नर थे, तो उनको गवर्नर जनरल नाम दिया गया, यानी उसमें जनरल शब्द जोड़ा गया, और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। और इसके अधीन जो अन्य यहाँ पर प्रेसिडेंसियाँ थी, जिसमें मुंबई और मद्रास, तो मुंबई का अलग गवर्नर होता था, मद्रास का अलग गवर्नर और बंगाल का अलग गवर्नर। तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल घोषित किया गया, और मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं, तो उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। इसके अलावा बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, तो उसमें गवर्नर जनरल सहित 4 सदस्य होते थे, और यह सत्ता का संयुक्त रूप से उपयोग करते थे। इसके अलावा इसमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है 1774 में। तो इसमें प्रावधान था एक न्यायालय स्थापित करने के लिए। तो 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश रहते हैं और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, यानी 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जिसमें जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो इनका नाम एलिजा इम्पे था, और बाकी जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, 3 अन्य यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा जब ब्रिटिश संसद देखती है जो कंपनी के कर्मचारी हैं, तो वह एक तो निजी व्यापार कर रहे हैं, भारतीयों के साथ निजी व्यापार भी करते हैं, और साथ ही यहाँ पर उपहार व रिश्वत भी भारतीयों से लेते हैं। तो इसको कंपनी के जो कर्मचारी हैं, तो कंपनी को नुकसान होता है, तो इसके कारण कंपनी के जो कर्मचारी हैं, तो उनको निजी व्यापार और उपहार व रिश्वत लेने से रोका जाता है, यानी उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
इसके साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जो यहाँ पर नियंत्रण की मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया जाता है और इसके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है और इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी किया जाए, जिसमें राजस्व मामले थे, नागरिक मामले और सैन्य मामले। तो इन तीनों मामलों से संबंधित जो जानकारी है तो यह ब्रिटिश सरकार को देनी अनिवार्य कर दी कंपनी के लिए, और बीओडी का गठन कर दिया, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कर दिया और इसके द्वारा ब्रिटिश संसद के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है कंपनी पर। इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 में। तो यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी 1773 की, तो उनको दूर करने के लिए यह एक्ट लाया जाता है और इसमें जो कलकत्ता सरकार है तो इन तीनों के लिए कानून बनाने का प्रावधान किया जाता है, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। तो यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल है तो वह तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बना सकता था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है और इसमें दोहरे प्रशासन का प्रारंभ होता है, यानी अब तक बीओडी का गठन किया जाता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामलों के लिए था। इसके अलावा जो राजनीतिक मामले हैं तो इसके लिए ब्रिटिश संसद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन करती है, जो कि राजनीतिक मामलों के लिए जिम्मेदार होते थे। तो यानी बीओडी के साथ साथ यहाँ पर बीओसी से यहाँ पर दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो जाता है और कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर चार्टर अधिनियम आता है 1793। तो इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हैं तो इसके सदस्यों तक कर्मचारियों का जो वेतन है तो उसे भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। इससे पहले यहाँ पर जो बीओसी का गठन होता है तो उसका जो कर्मचारी हैं तो उनका जो वेतन रहता है तो वो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाता है, लेकिन 1793 में चार्टर एक्ट लाया जाता है कि इनका जो वेतन है तो भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। इसके बाद चार्टर अधिनियम 1813 आता है और इसके कुछ प्रमुख प्रावधान, एक तो कंपनी को अधिकार पत्र दिया जाता है 20 वर्षों के लिए, यानी 1813 से 1833 तक से बढ़ाया जाता है, कंपनी को अधिकार दिया जाता है और इसके साथ ही कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं, जिसमें भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया जाता है, यानी उसका जो व्यापार करने का अधिकार है भारत में वह छीन लिया जाता है और कंपनी को एक राजनीतिक संस्था के रूप में स्थापित किया जाता है। और इसके साथ ही चीन के साथ उसे व्यापार करने का अधिकार रहता है और साथ में जो पूर्वी देश हैं तो उनके साथ केवल वह चाय का व्यापार कर सकती थी कंपनी। तो यह कंपनी के लिए था और व्यापार 20 वर्षों के लिए कंपनी को दिया गया, यानी 20 वर्ष 1813 से 33 तक। यानी धीरे धीरे जो ब्रिटिश संसद है तो वह कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रही है। और इसके साथ ही इससे पहले प्रावधान क्या था कि केवल कंपनी यहाँ पर व्यापार कर रही थी भारत में, लेकिन 1813 में लगातार जो वहाँ के अन्य लोग हैं या अन्य पूंजीपति वर्ग है तो वह भी मांग कर रहा था कि भारत के साथ उन्हें भी व्यापारिक अधिकार प्रदान किए जाएं। तो यहाँ पर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार दिए जाते हैं, परंतु कुछ शर्तों के साथ दिए जाते हैं, तो उसमें कुछ शर्तें शामिल होती हैं। इसके अलावा ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा दी जाती है। जो ईसाई पादरी रहते हैं तो उनको भारत में इससे पहले आने की आज्ञा नहीं थी, तो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 1813 के बाद वह भारत आ सकते थे। इसके बाद यहाँ पर 20 वर्ष का जो अधिकार मिला था तो उसके बाद 1833 में चार्टर लाया जाता है ब्रिटिश संसद के द्वारा और कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से, यानी जो चाइना के साथ था या पूर्वी देशों के साथ चाय के अधिकार थे तो वो सभी समाप्त कर दिए जाते हैं। तो यानी व्यापारिक अधिकार पूरी समाप्त हो गए और कंपनी का कार्य अब केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल राजनीतिक रूप से शासन करना रह गया। तो यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन कंपनी को केवल क्या करना था, शासन करना था। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब उसे 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बम्बई तथा मद्रास की जो विधि बनाने की शक्ति थी, तो प्रेसिडेंसियों की जो विधि बनाने की शक्ति थी तो उसको समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की जाती है, जो विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, लॉर्ड मैकाले रहते हैं। इसके अलावा दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित किया जाता है और अंततः इसका 1843 में इसका अंत कर दिया जाता है। तो इस जो यह एक्ट आता है तो इसमें अधिनियम में प्रावधान रहता है कि दास प्रथा कानून के विरुद्ध है, तो अंततः जो समाप्त होती है प्रथा तो 1843 में समाप्त होती है। और इसके अलावा कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर
अयोग्य न ठहराने की बात इसमें कही जाती है। यानी जो सभी को इसमें जो कंपनी के पद हैं, अधीन पद हैं, तो उसमें सभी योग्य व्यक्तियों को इसमें नियुक्ति का जो आधार है तो वह धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग आदि के आधार पर उनको अयोग्य नहीं किया जाएगा या अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। संपूर्ण देश में एक बजट तैयार करने का अधिकार भी इसमें था और इसमें गवर्नर जनरल जो उसकी परिषद रहती है तो उसको राजस्व संबंधी पूर्ण अधिकार दिए जाते हैं और बजट तैयार करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का ही होता था। इसके अलावा विधि आयोग की स्थापना की जाती है। अध्यक्ष जो विधि सदस्य भी रहते हैं लॉर्ड मैकाले, और इनके द्वारा ही भारतीय कानूनों का वर्गीकरण भी किया जाता है। तो भारतीय कानूनों का वर्गीकरण भी किया जाता है और विधि आयोग की स्थापना की जाती है 1834 में इसी अधिनियम के तहत। इसके बाद 1853 का चार्टर आता है और इसमें जो प्रमुख प्रावधान रहते हैं कि सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त हो जाता है और इसके अलावा यानी डायरेक्ट जो नियुक्तियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और जो महत्वपूर्ण पद हैं तो इनको प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित कराकर भरने की व्यवस्था की जाती है और इसके लिए एक मैकाले समिति 1854 में स्थापित की जाती है। गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद रहती है तो विधायी व प्रशासनिक कार्य इसके अलग अलग कर दिए जाते हैं। यानी जो विधायी कानून बनाने के कार्य हैं और जो प्रशासनिक कार्य हैं तो दोनों का विभाजन कर दिया जाता है। इसके अलावा परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े जाते हैं और इसको विधान परिषद नाम दिया जाता है। यानी जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें नए पार्षद जोड़े जाते हैं 6 और विधान परिषद उसका नाम रखा जाता है। इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। 1857 में जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 लाया जाता है। इसके कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पर सौंप दिया जाता है। तो कंपनी से जो भारत में शासन करने का प्रावधान रहता है तो वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है। तो ब्रिटिश संसद ब्रिटिश क्राउन को दे देती है और क्राउन का मतलब यहाँ पर संसद के साथ राजा भी शामिल होता है। इसके अलावा भारत में मंत्री पद की व्यवस्था होती है। तो भारत के लिए मंत्री पद की व्यवस्था की जाती है और यानी जो कंपनी रहती है तो उसका शासन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के अधीन ही शासन चलेगा। 15 सदस्यों की भारत परिषद का गठन किया जाता है और 8 सदस्य इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा और 7 कंपनी के BOD यानी जो निदेशक मंडल रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है, उसके द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो जाता है यानी क्राउन का नियंत्रण हो जाता है और मुगल सम्राट का जो पद था तो उसे भी यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है तो उसमें मुगल सम्राट यहाँ पर भारतीय इस जो विद्रोह होता है उसकी मदद करते हैं। इसके अलावा BOD और BOC यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, तो उन दोनों को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। और इसके अलावा इसमें भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया जाता है और यह जो राज्य सचिव होता था तो ब्रिटिश सरकार का या कैबिनेट मंत्री होता था। तो कैबिनेट मंत्री को ही किसी एक कैबिनेट मंत्री को राज्य सचिव घोषित किया जाता था भारत का और वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। प्रशासन पर जो संपूर्ण नियंत्रण है तो उसका स्थापित होता है भारत में जो संपूर्ण नियंत्रण है और उसी का वाक्य यहाँ पर अंतिम होता है यानी जो उसने कह दिया तो उसी को यहाँ पर फॉलो किया जाता था। इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल दिया जाता है और उसे वायसराय नाम दिया जाता था। तो इसके अलावा जैसे हम देखते हैं इसके पिछले जब हम पढ़ते हैं कि गवर्नर, पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया, उसके बाद यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल 1833 में और वायसराय 1858 में गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय इसमें जोड़ा जाता है। तो भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को यहाँ पर भारत का प्रथम वायसराय भी घोषित किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम की बात करें 1861 की तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का यहाँ पर विस्तार हो जाता है। ब्रिटिश क्राउन की यहाँ पर सत्ता स्थापित है और धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ों को विस्तृत रूप देने का प्रावधान किया जाता है और साथ ही यहाँ पर विभागीय प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया जाता है। तो यानी जो आज हम विभागों का बंटवारा देखते हैं, जो चाहे हम विधानमंडल की बात करें या केंद्र की बात करें, तो यहाँ पर जो विभागीय प्रणाली हमें देखती हैं, विभिन्न विभागों के अलग अलग मंत्री दिखते हैं, विभिन्न विभाग दिखते हैं, तो यह जो प्रावधान है, पोर्टफोलियो का प्रावधान है, तो यह 1861 के
भारत परिषद अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है और ये विभिन्न एग्जाम जो परीक्षाएं होती हैं तो उसमें पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी जाती है और गवर्नर जनरल या जो वायसराय होता है तो उसे यहाँ पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है और इसकी अवधि 6 माह निर्धारित की जाती है। साथ ही गवर्नर जनरल को विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी दी जाती है बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में। तो इन तीनों स्थानों पर यहाँ पर गवर्नर जनरल को या वायसराय को विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की जाती है। कानून बनाने में वायसराय को परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का इसमें प्रावधान दिया जाता है और एक गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो इसी प्रावधान के तहत 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग रहते हैं वायसराय, तो उनके द्वारा 3 भारतीयों को यहाँ पर जो वायसराय की परिषद रहती है तो उसमें शामिल किया जाता है, जिसमें बनारस के राजा रहते हैं, पटियाला के राजा और दिनकर राव। तो 3 ये प्रमुख व्यक्ति रहते हैं जो भारत की वायसराय की परिषद में शामिल होते हैं सर्वप्रथम। इसके बाद 1873 का अधिनियम आता है और कंपनी को समाप्त करने का प्रावधान होता है और अंततः जो कंपनी 1 जनवरी 1884 को समाप्त हो जाती है। तो तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि कंपनी समाप्त हो जाती है 1 जनवरी 1884 और प्रावधान 1873 के अधिनियम में था। इसके बाद शाही उपाधि अधिनियम आता है 1876 में और इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाता है। 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। सर्वप्रथम पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्य सौंपा जाता है 6 सदस्यों को जो नियुक्त की जाती है और महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया जाता है। यानी जो महारानी विक्टोरिया है तो उसे भारत की सम्राज्ञी घोषित किया जाता है, एक प्रकार से शासक घोषित किया जाता है। तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 में। इसके बाद यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम आता है 1892 में और इसमें जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है तो उसका प्रारंभ होता है और इसके साथ ही राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने की शक्ति और साथ ही कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की जाती है। तो यानी जो राजस्व व व्यय होता है तो उस यानी बजट पर बहस करने का अधिकार और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ पर दिया जाता है कि कौन सा कितना पैसा कहाँ आपने व्यय किया है या कहाँ से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है। माल्य मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ जो प्रमुख प्रावधान हैं तो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का इसमें प्रावधान किया जाता है और इसमें मुस्लिमों के द्वारा ही जो मुस्लिम यहाँ पर प्रतिनिधि रहते हैं तो उनका चुनाव मुस्लिमों के द्वारा ही किया जाना था। तो ये इस जो अधिनियम है तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता रहती है। इसके अलावा सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की जाती है और सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक भी यहाँ पर माल्य मिंटो को कहा जाता है। भारतीयों की नियुक्ति की बात करें तो भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया था। विधान परिषदों केंद्रीय और प्रांतों को बजट का अधिकार मिलता है, तो विधान परिषदों को यहाँ पर बजट का अधिकार भी दिया जाता है। वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव रखने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार यहाँ पर दिया जाता है विधान परिषद में। इसके अलावा प्रांतीय जो विधान परिषद हैं तो इनकी संख्या में वृद्धि की जाती है और वायसराय कार्यपालिका परिषद के प्रथम जो भारतीय सदस्य बनते हैं तो ये बनते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और ये विधि सदस्य के रूप में इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसमें किया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जाता है। 1909 में भारत के जो राज्य सचिव रहते हैं लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में और वायसराय रहते हैं लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो को यहाँ पर सांप्रदायिकता का जनक भी भारत में कहा जाता है। इसके बाद 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, तो 1909 के बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें जो प्रमुख प्रावधान रहते हैं तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना होती है। फर्स्ट है राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। तो राज्य परिषद की बात करें यानी जिस प्रकार आज हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो उसी प्रकार
तो 60 सदस्य रहते हैं राज्य परिषद में, जिसमें 34 निर्वाचित होते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन केंद्रीय विधानसभा की बात करें तो 145 सदस्य होते हैं, 104 निर्वाचित होते हैं, 40 यहाँ पर मनोनीत होते हैं और इनका कार्यकाल केवल 3 वर्ष का होता है। तो राज्य परिषद यहाँ पर उच्च सदन है और केंद्रीय विधानसभा यहाँ पर निम्न सदन है। तो दोनों सदनों को लगभग समान अधिकार होता है, लेकिन बजट की स्वीकृति अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे जो निचला सदन है वर्तमान में लोकसभा है, तो उसी प्रकार केंद्रीय विधानसभा को बजट की स्वीकृति का जो अधिकार रहता है तो वह केंद्रीय विधानसभा के पास होता है, यानी वर्तमान में लोकसभा के पास हो। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया जाता है और इसके जनक लियोनस कार्टियस हैं। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन होता है इस अधिनियम के तहत। और प्रांतों के जो कानून के विषय हैं, तो किस पर प्रांत कानून बना सकते हैं, तो उनको 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। यानी जो आरक्षित विषय हैं तो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद उन पर कानून बनाएगी, लेकिन जो हस्तांतरित हैं तो गवर्नर द्वारा जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री हैं तो उनके द्वारा उन पर कानून निर्माण किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम इसकी समाप्ति की बात करें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, तो 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया जाता है, लेकिन केंद्र में उसी प्रावधान को लागू कर दिया जाता है। इसके अलावा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान रहता है, भारत सचिव के द्वारा नियुक्त की जाती है और 1919 के इस अधिनियम में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान होता है। इसके अलावा केंद्रीय लोकसभा जो आज हम देखते हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भी इसी अधिनियम के तहत किया जाता है और ली आयोग की स्थापना की जाती है। तो 1924 में ली आयोग स्थापित होता है और इसी की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया जाता है। इसके अलावा वायसराय की जो कार्यकारी परिषद रहती है तो इसके 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का अब भारतीय होना आवश्यक कर दिया जाता है कि 3 सदस्य इसमें भारतीय होंगे। इसके अलावा 1909 में जो पृथक निर्वाचन सिद्धांत का जो प्रावधान किया जाता है मुस्लिमों के लिए, तो उसको यहाँ पर विस्तारित किया जाता है। सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों सबको यहाँ पर पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया जाता है, यानी इनका जो चुनाव होगा, जैसे सिख हैं तो सिखों का चुनाव केवल सिख ही कर पाएंगे, या जो भारतीय ईसाई हैं तो उनका चुनाव भारतीय ईसाई ही कर पाएंगे। तो इस प्रकार के प्रावधान को यहाँ पर विस्तारित किया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया जाता है, तो केंद्र का अलग बजट होगा, राज्यों का अलग बजट होगा, तो अलग अलग कर दिया जाता है। वैधानिक आयोग का गठन और साथ ही 10 वर्ष के बाद एक जांच रिपोर्ट देनी होती है और इसी के तहत यहाँ पर साइमन कमीशन की भी नियुक्त होती है। वायसराय की केंद्रीय विधानसभा में अध्यादेश देने का अधिकार को निम्न रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है। कुछ विषयों को वायसराय की अनुमति के बाद ही विचारार्थ यानी संसद जो वो रहते हैं, ब्रिटिश संसद है या जो यहाँ पर हमारी केंद्रीय विधानसभा थी, राज्य परिषद थी, तो उसमें वायसराय की अनुमति से ही यहाँ पर जो प्रस्ताव हैं उनको रखा जा सकता था या उन पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित रखने जो कुछ प्रस्ताव हैं तो या विधेयक हैं तो उनको आरक्षित रखने का प्रावधान है, उनको वीटो किया जा सकता था वायसराय के द्वारा। वायसराय को विधानमंडल द्वारा पारित जो नामंजूर विधेयक हैं या अनुदान है तो उनको प्रमाणित करने पर कानून के समान दर्जा देने का अधिकार था, यानी जो विधानमंडल द्वारा कुछ प्रस्ताव या विधेयक उनको अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उनको भी यहाँ पर वायसराय कानून बना सकता था और कानून के समान ही यानी जो उसके पारित विधेयक होंगे तो उन्हीं के समान यहाँ पर उनको दर्जा मिलेगा। इसके अलावा आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी अस्थायी अवधि के लिए यहाँ पर वायसराय को प्रदान किया जाता है। और इसके साथ ही भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी प्राप्त होता है और इसमें जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहते हैं तो लॉर्ड जॉर्ज यहाँ पर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। इसके बाद है भारत शासन अधिनियम, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 321 अनुच्छेद हैं और 10 अनुसूचियाँ हैं और यहाँ से भारतीय जो संविधान है तो इस पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है और यहाँ से बहुत सारे प्रावधान प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता यहाँ पर भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। इसमें प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय एक संघ बनेगा जिसमें 6 चीफ कमिश्नर, 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे और देसी रियासतें होंगे जो कहीं भी शामिल हो सकती हैं, यानी उनका शामिल होना ऐच्छिक था, यानी वो शामिल हो भी सकती है नहीं भी। परंतु यह जो अखिल भारतीय संघ है तो यह
इसका सपना पूरा नहीं हो पाया, यानी जो प्रावधान है तो यह लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर देशी रियासतें इस संघ में शामिल नहीं होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो ब्रिटिश प्रांत रहते हैं 11, तो वो यहाँ पर उनका शामिल होना अनिवार्य रहता है। तो यहाँ पर जो देशी रियासतें हैं वो सम्मिलित नहीं होती, यानी ये जो अखिल भारतीय संघ है तो ये बन नहीं पाया। इसके अलावा इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान रहता है। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो जाती है, जो 1919 के अधिनियम का प्रावधान था, तो उसकी समाप्ति हो जाती है। स्वतंत्र और सुशासित संवैधानिक आधार इसमें प्रदान किया जाता है। लेकिन इसके अलावा प्रांतों को तो स्वायत्तता प्रदान की गई, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया जाता है, यानी प्रांतों से हटाकर केंद्र में लगा दिया जाता है। और इसमें विधायी शक्ति का विभाजन किया जाता है केंद्र और प्रांतों के मध्य, जिसमें 3 सूचियां यहाँ पर शामिल होती हैं: परिसंघ सूची, प्रांतीय और समवर्ती सूची। तो 3 प्रकार की सूचियां यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो परिसंघ सूची की बात करें तो इसमें केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होता है, जिसमें प्रमुख विषय आते हैं मुद्रा, नौसेना, जनगणना व सेना। तो इसमें परिसंघ में यहाँ पर यानी जो केंद्रीय सूची है तो इसमें प्रांत कानून नहीं बना सकते हैं। इसके बाद प्रांतीय सूची है, प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार होता है इसमें केंद्र कानून सामान्यतः नहीं बना सकता है। लेकिन इसमें जो प्रमुख विषयों की बात करें, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। इसके बाद समवर्ती सूची है, यानी दोनों परिसंघ और प्रांत दोनों कानून बना सकते हैं। परिसंघ और प्रांत दोनों कानून निर्माण का अधिकार इसमें होता है, जिसमें दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और तलाक संबंधी कुछ प्रमुख प्रावधान या प्रमुख विषय रखे गए थे। लेकिन अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को प्राप्त होती हैं, और आपात स्थिति में जो केंद्र है या वायसराय है तो वह प्रांतों के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार रखता है, यानी उन पर कानून बना सकते हैं, जो वर्तमान में भी हमें इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके बाद संघीय न्यायालय की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, और इसका अधिकार जो क्षेत्र है तो प्रांत और रियासतें इसकी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। लेकिन यह उच्चतम न्यायालय अंतिम शक्ति नहीं रहती है। प्रिवी काउंसिल लंदन को उच्चतम जो अंतिम शक्ति होती है तो वह प्रिवी काउंसिल लंदन में अपील की जा सकती थी संघीय न्यायालय के खिलाफ। और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इसके अधिनियम के तहत स्थापित की जाती है, और इस अधिनियम का परिवर्तन का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद के ही पास रहता है, यानी जो यहाँ की विधायिका है तो वह इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाता है, और सांप्रदायिक निर्वाचन जो पद्धति है उसको और यहाँ पर विस्तारित किया जाता है। सभी संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने हेतु यहाँ पर दलित, महिला और मजदूर के लिए भी निर्वाचन पद्धति का विस्तार होता है। इसके अलावा बर्मा यानी जो म्यांमार भारत से अलग कर दिया जाता है। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया जाता है, और बरार को यहाँ पर मध्य प्रांत में शामिल कर दिया जाता है। तो बर्मा को 1935 के अधिनियम के तहत ही भारत से अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना की जाती है मुद्रा और साख हेतु, और साथ ही मताधिकार का विस्तार भी होता है, और लगभग यहाँ पर 10% जो जनसंख्या रहती है भारत की तत्कालीन, तो उसको यहाँ पर मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा अंतिम अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत हमारे देश को यानी भारत को आज़ादी प्राप्त होती है। तो इसको प्रस्तावित करने की बात करें तो ब्रिटिश संसद में से रखा जाता है 4 जुलाई 1947 को, और इसको जो स्वीकृति प्राप्त होती है ब्रिटिश संसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। और इसमें कुल 20 धाराएँ थी। प्रमुख प्रावधान तो 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य बन जाएंगे, यानी भारत और पाकिस्तान। तो 2 अधिराज्य होंगे, और इसमें सत्ता का जो उत्तरदायित्व होगा वह दोनों की संविधान सभाओं के पास होगा, और इसके साथ ही दोनों में गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी, और यह जो नियुक्ति होगी वह मंत्रिमंडल की सलाह से की जानी थी। तो ये गवर्नर जनरल की नियुक्ति मंत्रिमंडल के सलाह से होगी, और संविधान बनने तक यानी जब तक संविधान नहीं बना है तब तक संविधान सभा को यहाँ पर मंत्रिमंडल या विधानमंडल या कानून बनाने का या उसका संचालन करने का या अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करने का जो अधिकार है तो वह संविधान सभा को दिया जाता है। भारत मंत्री का जो पद रहता है उसे समाप्त कर दिया जाता है, और संविधान बनने तक यहाँ पर अंतरिम सरकार को 1935 जो अधिनियम है तो 1935 के तहत इसे शासन प्रशासन चलाना होगा। और इसके साथ ही देशी रियासतों पर ब्रिटेन की जो सर्वोच्चता रहती है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है, और इनको
जो देसी रियासतें थीं, तो इनको भारत या पाकिस्तान में से किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट दी जाती है कि आप किसी भी अधिराज्य में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान को जो प्रमुख यहाँ पर जो क्षेत्र प्राप्त होते हैं, तो इसमें सिंध, बलूचिस्तान और पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और सिलहट असम का जो क्षेत्र है, इसको छोड़कर शेष जो राज्य क्षेत्र है यह भारत में शामिल होता है और बाकी पाकिस्तान में। तो सिलहट असम का जो ज़िला है, इसे जनमत संग्रह 1947 में जनमत संग्रह के आधार पर इसे पाकिस्तान में शामिल किया जाता है। तो यानी जो देसी रियासतें हैं वह स्वतंत्र होती हैं, चाहे वो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे जो भारत में ब्रिटिश काल में जितने भी यहाँ पर जो अधिनियम या नियम बनाए जाते हैं और यहाँ से विभिन्न जो प्रश्न हैं तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें आप जीएमसी क्लासेस में। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।